हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पेटाइट म्यूटेंट्स के बारे में। पेटाइट म्यूटेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ये होते हैं बेकर्स यीस्ट में। बेकर्स या ब्रूअर्स यीस्ट जिसे बोला जाता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सैकेरोमाइसिस सेरिवाइसे। एस लिख देते हैं इसे, एंड सेरिवाइसे। ठीक है, तो कुछ ये इसका नाम होता है। इसके बाद आई आएगा यहाँ, ये बेकर्स यीस्ट का नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर पेटाइट म्यूटेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किस लिए प्रेजेंट होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल यीस्ट के सेल्स कैसे दिखते हैं। तो नॉर्मल यीस्ट के जो सेल्स होते हैं वो काफी लार्ज कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, कॉलोनी का साइज काफी लार्ज होता है। अब ये कॉलोनी का साइज लार्ज होने की वजह क्या है? एक्चुअल में ये यीस्ट के सेल का साइज तो नॉर्मल होगा, छोटा साइज जो नॉर्मली होता है, बट कॉलोनी में बहुत सारे यीस्ट के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होने की वजह से कॉलोनी लार्ज फॉर्म होती है। इस लार्ज कॉलोनी को एक फ्रेंच वर्ड से डिनोट किया जाता है जिसे ग्रैंडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंडे। ठीक है, लार्ज कॉलोनीज, ग्रैंड से ये टर्म आप समझ सकते हो। तो काफी ज्यादा लार्ज कॉलोनीज आपको मिलेंगी, लार्ज या बिग आप बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी? जब भी आप इन यीस्ट सेल्स को किसी न्यूट्रिएंट के मीडिया पे ग्रो करोगे। न्यूट्रिएंट मीडिया होना चाहिए, अगार का प्लेट्स जो होती है नॉर्मली उन पे ग्रो करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स काफी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, तब यीस्ट सेल्स लार्ज कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी देखा गया कि इन लार्ज कॉलोनीज के साथ साथ कुछ छोटी कॉलोनीज भी होती हैं, स्मॉल कॉलोनीज भी मिली। ठीक है, अब ये स्मॉल कॉलोनीज के लिए टर्म यूज की गई पेटाइट। पेटाइट मतलब छोटा, बौना जिसे बोलते हैं। तो स्मॉल कॉलोनीज फॉर्म हुई। ठीक है, अब ये स्मॉल किस वजह से थी? तो दीज वर स्मॉल बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट। स्लो ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये कॉलोनी स्मॉल किस वजह से थी? बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इतना फास्ट नहीं था कि वो कॉलोनीज में बहुत सारे सेल्स बन पाए एक साथ। ठीक है, तो बहुत कम सेल्स उस कॉलोनी में बनते थे, जिसकी वजह से कॉलोनी का साइज भी बहुत छोटा सा आपको दिखता था। एक्चुअल में यीस्ट के सेल का साइज उतना ही था जितना लार्ज कॉलोनी में था, बट नंबर ऑफ सेल्स कम थे कॉलोनी में, इसीलिए छोटी थी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि फ्यूअर सेल्स थे कॉलोनी में, इसी की वजह से वो कॉलोनी छोटी थी। ठीक है, अब ये फ्यूअर सेल होंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट भी लो होगा, तो लो रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, रेस्पिरेशन भी काफी ज्यादा कम थी, ग्रोथ भी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए कम नंबर ऑफ सेल्स थे कॉलोनी में, तो इसीलिए कॉलोनी छोटी हो गई। ठीक है, अब रेस्पिरेशन लो होने का क्या रीजन था? तो इसका भी एक रीजन था। इसका था बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो नॉर्मली रेस्पिरेशन में मदद करता है वो नहीं कर पा रहा था, इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेजर चीज जो एटीपी बनाती है दैट इज ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे बोला जाता है, तो वो डिफेक्टिव थी, इसीलिए रेस्पिरेशन लो था। रेस्पिरेशन लो था तो ग्रोथ रेट कम थी, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही थी ग्रोथ के लिए, और एनर्जी नहीं मिल रही थी, ग्रोथ कम होने की वजह से सेल्स कम बन रहे थे एक कॉलोनी में, तो कॉलोनी छोटी हो गई। क्लियर है? तो छोटी कॉलोनीज को पेटाइट्स बोला गया, एंड इट वाज फाउंड दैट दीज पेटाइट कॉलोनीज वर फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसीलिए इन्हें पेटाइट म्यूटेंट्स बोला जाता है। ठीक है, म्यूटेंट्स हैं ये जो बन गए बाय चांस म्यूटेशन होने की वजह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चीज हमें पढ़नी है।
नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब साइंटिस्ट ने इन पेटाइट म्यूटेंट्स का क्रॉस करवाया वाइल्ड टाइप के साथ, वाइल्ड टाइप कौन सा होगा, ग्रैंडे, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रैंड कॉलोनीज जो थी उनके साथ क्रॉस करवा के उन्हें कुछ डिफरेंट टाइप के पेटाइट्स मिले, ठीक है। एक टाइप जो पेटाइट्स का होता है उसे बोला जाता है सेग्रीगेशनल पेटाइट्स, सेग्रीगेशनल, ठीक है। दूसरी को क्या बोलते हैं, TITE। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पेटाइट। तो एक टाइप के होते हैं सेग्रीगेशनल पेटाइट्स, एक होते हैं न्यूट्रल पेटाइट्स और एक होते हैं सप्रेसिव पेटाइट्स। अब इनके ये जो अलग अलग नाम रखे गए ये किस वजह से रखे गए, तो जो भी ये डिफरेंट पेटाइट्स होते हैं उनके प्रोड्यूस होने की वजह से उनका एक रीजन होता है, किस वजह से ये पेटाइट्स बन रहे हैं उनका एक रीजन है। तो देयर आर 3 रीजंस जिनकी वजह से अलग अलग पेटाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हम हर एक पेटाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं अब कि कौन कौन सा पेटाइट कब प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, ठीक है। बस एक चीज यहां नोट कर लो आप, वो क्या चीज है कि सेग्रीगेशनल पेटाइट्स शो मेंडेलियन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन इसीलिए नाम आया है, ठीक है। सेग्रीगेशन शो करते हैं यानी ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। तो सेग्रीगेशनल पेटाइट नॉर्मली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो नहीं करते हैं, वो नॉर्मल मेंडेलियन सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं, नॉर्मल रेशो शो करेंगे जो नॉर्मली फॉर्म होनी चाहिए मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग। बट जो न्यूट्रल और सप्रेसिव वाले पेटाइट्स होते हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इन दो पे करना है, अगर आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो तो इन दोनों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। इनकी रेशो क्या होगी, कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोजेनी, वो सब आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेग्रीगेशनल वाले से, ये कलर ले लेते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं सेग्रीगेशनल, सेग्रीगेशनल पेटाइट्स के बारे में। तो सेग्रीगेशनल पेटाइट्स जो होते हैं इन्हें हम न्यूक्लियर पेटाइट भी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज पेटाइट्स, ठीक है। इसीलिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो हो रहा है, समझ आ रहा है। तो सेग्रीगेशनल पेटाइट्स जो होंगे उन्हें न्यूक्लियर पेटाइट्स बोलते हैं क्योंकि वो मेंडेलियन सेग्रीगेशन शो करते हैं। एंड दीज पेटाइट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशन। कहाँ पे म्यूटेशन होगा, इन द क्रोमोसोमल जीन्स। तो क्रोमोसोमल जीन्स जो होंगी उनके अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ है, उस म्यूटेशन की वजह से, वो क्रोमोसोम कहाँ थे, न्यूक्लियस के अंदर थे, तो उनकी जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गया तो सेग्रीगेशनल पेटाइट बन गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि दीज शो नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस और सेग्रीगेशन। तो नॉर्मल मेंडेलियन सेग्रीगेशन ये शो करते हैं, सेग्रीगेशन, ठीक है। अब क्रॉस क्या बनती है यहां, तो ले लेते हैं, मान लो कि एक पेटाइट था, कोई हैप्लॉइड पेटाइट है, ठीक है। ये नॉर्मली पेटाइट्स जब उन्हें कॉलोनीज ग्रो करते हुए मिले थे उन्हीं को क्रॉस करा दिया उन्होंने। क्रॉस करवाया किसके साथ, वाइल्ड टाइप के साथ यानी ग्रैंडे, इनके साथ क्रॉस करवा दिया। इसकी क्रॉस के बाद क्या मिला इन्हें, डिप्लॉइड प्रोजेनी मिले, ठीक है। डिप्लॉइड प्रोजेनी मिलेंगे, वो क्या थे, वो नॉर्मल थे, ठीक है। अब इन डिप्लॉइड प्रोजेनी को जब इन्होंने मियोसिस होने दिया, मियोसिस कहाँ होने देंगे, एस्कस बनता है, एस्कोमाइसिटीज से सेक्रोमाइसिस बिलोंग करता है, तो इनके अंदर एस्कस बनेगा। एस्कस के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं। वो कब बनते हैं, आफ्टर मियोसिस। तो मियोसिस होने दिया, एस्कस के अंदर स्पोर्स बनने दिए, और एक मियोसिस के कितने प्रोडक्ट होते हैं, 4। तो 4 डिफरेंट स्पोर्स बने जिनमें से 2 स्पोर्स जो थे, 2 थे जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप थे और 2 थे जो पेटाइट थे। तो क्या रेशो आई, 1:1, ठीक है। तो देयर वॉज सेग्रीगेशन इन दी प्रोजेनी
and this segregation was in the ratio of 1:1 in the case of segregational or nuclear peptides. तो यहाँ ये रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि वाइल्ड टाइप और पेटाइट की जो रेशो बनी थी वो बनी थी 1:1. क्लियर? तो नॉर्मल मेंडेलियन सेग्रीगेशन यहाँ हमें दिखी. नेक्स्ट हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो नेक्स्ट है न्यूट्रल पेटाइट्स. न्यूट्रल पेटाइट्स के बारे में हमें पढ़ना है. अब यहाँ भी उन्होंने सेम टाइप की चीज करी. अब उन्हें पहले से तो पता नहीं होगा कि वो न्यूट्रल है या नहीं है. उन्होंने नॉर्मल एक पेटाइट लिया जैसे पिछली केस में लिया था, तो हेप्लॉइड पेटाइट लिया. ये तो उन्हें दिख जाएगा, कॉलोनी जो छोटी होगी वहां से सेल्स ले लिए. तो हेप्लॉइड पेटाइट की क्रॉस करवाई किसके साथ? वाइल्ड टाइप के साथ. ये क्या होगा? ग्रैंडे जो हमने पढ़ा. इसकी क्रॉस कराने के बाद वही डिप्लॉइड प्रोजेनी उन्हें मिले. ठीक है, और ये कौन थे? नॉर्मल. जैसे हमने पिछली क्रॉस में पढ़ा वही सेम चीज यहाँ भी हो रही है. फिर इनमें एस्कस के अंदर मियोसिस होने दी और एस्कोस्पोर्स बनने दिए. बट इट वाज फाउंड दैट ऑल द 4 एस्कोस्पोर्स वर ऑफ वाइल्ड टाइप. ठीक है, तो सभी वाइल्ड टाइप के यानी ग्रैंडे टाइप के लार्ज कॉलोनीज फॉर्म करने वाले ही प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पेटाइट था उसने वाइल्ड टाइप को कुछ भी अफेक्ट नहीं किया, इसीलिए वाइल्ड टाइप प्रोजेनी ही मिला. ठीक है, तो वाइल्ड टाइप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए इसे न्यूट्रल पेटाइट बोलते हैं. ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ कि न्यूट्रल पेटाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द पेटाइट इज नॉट अफेक्टिंग, इट डज नॉट इफेक्ट, ए लिखोगे, ए वाला अफेक्ट आएगा यहाँ. इट डज नॉट अफेक्ट वाइल्ड टाइप. तो वाइल्ड टाइप को पेटाइट अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वाइल्ड टाइप ही प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसे हम न्यूट्रल पेटाइट बोलेंगे. अब इसके कुछ कंक्लूजन्स थे, कुछ तो कंक्लूड किया होगा ना इस क्रॉस के बाद. फर्स्ट वाले में तो कंक्लूजन का कुछ था ही नहीं, सेग्रीगेशनल वाले में. बट यहाँ कुछ कंक्लूजन्स हैं जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहली चीज ये बोली गई कि हो सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है या तो वो लैक कर रहा है या उसके अंदर म्यूटेशन है. ठीक है, कौन सी वाली म्यूटेशन है? देयर इज वेरी लार्ज म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ द पेटाइट. ठीक है, बहुत लार्ज म्यूटेशन है. तो जब वाइल्ड टाइप के साथ उसकी क्रॉस कराई, वाइल्ड टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि वर्किंग थे, उसका नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, तो जो भी प्रोजेनी बने वो सब भी नॉर्मल कॉलोनीज फॉर्म करने वाले बने, क्योंकि उनके अंदर नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बहुत लार्ज म्यूटेशन होगी. दूसरा पॉइंट ये चीज आपको याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म कहां से आया? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं ना हम, तो साइटोप्लाज्म आया वाइल्ड टाइप से, एंड दैट साइटोप्लाज्म इज द सोर्स ऑफ नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो इसने नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोवाइड किया पेटाइट को, या फिर आप बोल सकते हो जो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी आए तो उन्हें नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो सब जो भी न्यू बने थे प्रोजेनी, वो सब वाइल्ड टाइप के बने. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब हमें कौन सा पढ़ना है? अगर नहीं लिखा था तो ये लिख लो आप फिर से. ठीक है, ये आगे की साइड स्किप हो गया था. तो न्यूट्रल पेटाइट्स जो होंगे उनके अंदर वाइल्ड टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और जो ये किस वजह से नहीं पड़ा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या तो प्रेजेंट ही नहीं था या फिर उसमें बहुत ज्यादा लार्ज म्यूटेशन थी, एंड साइटोप्लाज्म वाइल्ड टाइप वाले ने दे दिया टू दी प्रोजेनी, जिसकी वजह से प्रोजेनी सारे वाइल्ड टाइप के बने. ठीक है, क्लियर? अगला देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सप्रेसिव पेटाइट. सप्रेसिव पेटाइट्स के बारे में हमें पढ़ना है. ठीक है,
अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सिमिलर क्रॉस, हैप्लॉइड पेटाइट होंगे, ठीक है। इनकी क्रॉस कराएंगे वाइल्ड टाइप ग्रैंडे के साथ, डिप्लॉइड प्रोजेनी बनेंगे, एंड डिप्लॉइड प्रोजेनी जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पीछे। और मियोसिस होने देंगे एस्कस के अंदर, और फिर उसके बाद जो यहाँ प्रोजेनी बने दैट वर ऑल पेटाइट, सभी पेटाइट बने, ऑलमोस्ट 99% जो प्रोजेनी बने सभी पेटाइट बने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वाइल्ड टाइप का इफेक्ट जो हम बोल रहे थे ना, वो सप्रेस हो गया है। किसकी वजह से? पेटाइट की प्रेजेंस की वजह से। तो पेटाइट ने, हैप्लॉइड पेटाइट ने वाइल्ड टाइप वाले को सप्रेस कर दिया, इसीलिए वाइल्ड टाइप आपको प्रोजेनी में नहीं दिखा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ है? सप्रेशन हुआ है। कैसे? देयर वॉज इफेक्ट ऑन वाइल्ड टाइप, और कौन सा वाला इफेक्ट था ये? सप्रेशन वाला इफेक्ट था, ठीक है। तो सप्रेशन हुआ था जिसकी वजह से वाइल्ड टाइप जो है वो सप्रेस होने की वजह से पेटाइट ही प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। और सबसे कॉमन जो पेटाइट्स आपको मिलेंगे सैकेरोमाइसिस में वो यही होते हैं, मोस्ट कॉमन सप्रेसिव पेटाइट ही होते हैं, ठीक है। अब यहां भी कुछ कंक्लूजन किया होगा, तो वो कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन इसीलिए अलग से लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ सारी चीजें, तो यहीं से डायरेक्टली आप नोट कर सकते हो, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इधर उधर से, क्योंकि मोस्टली जो भी मैं चीजें आपको करवाती हूँ वो इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज से मिक्सड होता है उसमें मटेरियल, ठीक है। तो आपको जितना यहाँ दिया गया है उतना इनफ है, उतना ही पढ़ो बस। तो कंक्लूजन यहाँ क्या दिया गया? यहाँ कंक्लूजन दिया गया कि देयर मस्ट बी सम डिलीशन, डिलीशन तो होगा ही, तभी पेटाइट बना है, ठीक है। डिलीशन होगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, बट दिस डिलीशन वाज नॉट एज एक्सटेंसिव एज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल पेटाइट्स। तो न्यूट्रल के अंदर जितना था डिलीशन, लार्ज डिलीशन था, यहाँ पे उतना नहीं होगा, तो स्मॉल डिलीशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशंस दी, डिफरेंट साइंटिस्ट के ग्रुप थे, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी कि सप्रेसिवनेस हो कैसे रही है। तो उन्होंने बोला, दो चीजें बोली, मैं इसे क्लियर कर रही हूं। तो क्या क्या चीजें उन्होंने बोली? तो एक्सप्लेनेशन है ये सप्रेशन की, एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्रेसिवनेस, ठीक है, कि ये सप्रेसिवनेस हो कैसे रही है, कैसे सप्रेस हो रहा है, कैसे पेटाइट्स जो हैं वो सप्रेस कर पा रहे हैं, सप्रेसिव पेटाइट्स बन पा रहे हैं, ठीक है। तो एक दो एक्सप्लेनेशन दी गई थी। फर्स्ट वाली क्या थी? फर्स्ट थी कि जो म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो ज्यादा रेप्लिकेट करता है, ठीक है। ये रेप्लिकेट करेगा, बट ये रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा है, मोर रैपिडली आप लिख सकते हो, ज्यादा रैपिड है ये रेप्लिकेशन। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो म्यूटेंट वाला है यानी पेटाइट वाला है वो क्या करेगा? वो ज्यादा प्रेजेंट होगा, यानी डोमिनेट करेगा। क्लियर है? यानी म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा रेप्लिकेट कर पाता है नॉर्मल डीएनए के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सारे जो भी प्रोजेनी बन रहे हैं वो सब पेटाइट ही बन रहे हैं, क्योंकि उन सब के अंदर म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आ गया है। क्लियर है? अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया कि देयर मस्ट बी सम रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, कहाँ हुआ होगा? बिटवीन म्यूटेंट, ठीक है, म्यूटेंट यानी पेटाइट की बात कर रहे हैं, पेटाइट और जो ग्रैंडे था, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप आप लिख सकते हो, ग्रैंडे नहीं लिख रही हूं मैं, वाइल्ड टाइप। तो इनके बीच में कुछ रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया? एरर्स इन नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो वाइल्ड टाइप का था उसके अंदर एरर्स आ गए जब उनके बीच में क्रॉस हुई। तो
तो पेटाइट और वाइल्ड टाइप के बीच में जब क्रॉस हुई तो उस क्रॉस के दौरान नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एरर्स इंट्रोड्यूस हो गए ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये बोला कि म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से सभी प्रोजेनी में वो चला गया और सभी प्रोजेनी पेटाइट बन गए। ठीक है, सेकंड ये बोलता है कि जो म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप के बीच में जब क्रॉस हो रहा था तो उनके बीच में कुछ रिकॉम्बिनेशन हो गई। रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हो गया वो भी खराब हो गया, उसके अंदर भी एरर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी बने वो सब पेटाइट बने। यही था आज की वीडियो में जो हमें पढ़ना था, मतलब हमें ये डिस्कस करना था कि पेटाइट म्यूटेंट्स होते क्या हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी कॉरेंस का एक्सपेरिमेंट, जो वेरीगेटेड लीव्स वाला था, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है मेजरली। और उसके बाद फिर हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और कापा पार्टिकल, जिन्हें किलर स्ट्रेन भी बोलते हैं पैरामीशियम में, वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।